नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स की इस क्लास में। जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ाई कर ली थी उसके आगे हम चलेंगे। देखिए, पिछली क्लास अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, यानी कि रैखिक समीकरण दो चर राशियों वाली। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक समीकरणों को सॉल्व करना सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलोपन विधि से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी कि वज्र गुणन विधि से। इन तीन मेथड से हमने दो वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस अगर दे रखी हों तो उनको सॉल्व करके हम कैसे उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, ये हमने अभी तक सीखा है, अभी तक जितनी क्लासेस हमने पढ़ी हैं। आज जो चीज़ आपको पढ़नी है इस टॉपिक में, आज की क्लास में जो आपको पढ़ना है उसमें क्या होगा, देखिए अभी तक जो था, अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें क्या था, x और y में आपको दो इक्वेशंस दे रखी होती थी। x और y में एक समीकरण दे रखी होती थी और x और y में ही डिफरेंट कांस्टेंट्स के साथ दूसरी इक्वेशन दे रखी होती थी, और इन दोनों ही इक्वेशंस को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालते थे। ठीक, यानी सवाल में x और y में इक्वेशंस जो थी वो सवाल में आपको दे रखी होती थी और उनको सॉल्व करना होता था। अब जो पढ़ना है आपको आज की क्लास में, जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, x और y में इक्वेशंस दी नहीं होंगी, आपको एक थ्योरेटिकल सवाल दे रखा होगा, लैंग्वेज में एक क्वेश्चन दिया होगा, भाषा में एक आपको सवाल दिया गया होगा जिसमें कुछ कहानी सी कही जाएगी, कुछ मतलब कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को पढ़कर सवाल में जो भी इन्फॉर्म के सवाल की लैंग्वेज के माध्यम से जो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन उस लैंग्वेज को पढ़कर आप समझेंगे और उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। उस लैंग्वेज को वेरिएबल्स की सहायता लेकर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है आपको। यानी अभी तक जो इक्वेशंस आपको सवाल में पहले सामने दे रखी होती थी और उनको आपको सॉल्व करना होता था, अब वो इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी। अब उन इक्वेशंस की जगह पे आपको क्या होगा, एक थ्योरेटिकल सवाल दिया गया होगा, थियरी में एक लैंग्वेज में एक भाषा में एक सवाल दिया गया होगा, उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना है, वो जो भी दे रखा होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको पढ़ना होगा, पढ़ के समझना होगा और समझ के वेरिएबल्स को यूज करते हुए उस लैंग्वेज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होगा। जब इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सवाल, तब ये आपका पुराना सवाल बन जाएगा। फिर उन इक्वेशंस को आप पुराने किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, या वेरिएबल जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किया हो, वो वेरिएबल जिसके लिए भी आपने माना हो, उन चीज़ों का आंसर आप इस तरीके से निकालेंगे। यानी पहले थियोरेटिकल सवाल होगा, उसको आप इक्वेशंस में चेंज करेंगे, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके वहाँ से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। वो वेरिएबल्स आपने जिसके लिए माने हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है, मतलब आज की क्लास किस आधार के मतलब किस तरीके के सवालों पर आधारित रहेगी, ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए, सवालों से हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो होंगे वो थ्योरेटिकल होंगे, तो लिखने में थोड़ा सा समय जाएगा, इसलिए पूरी लैंग्वेज मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा क्वेश्चन की। यहाँ पर इतना लिख दिया जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या है, और अगर जो भी बुक आप पढ़ते हैं उस बुक में से जब आप उस बुक में जब उस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से सॉल्यूशन से रिलेट कर रहा है, या एक ऐसा सवाल आपने लगाया है या नहीं लगाया है। देखिए, एक सवाल कहा गया है, 4 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, चार कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपये है, तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। 5 कुर्सियों व 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है।
तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है सवाल आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या है, क्या सवाल में कहा गया है, कहा गया है 4 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य 2100 रुपए है, यानी कि प्राइस ऑफ 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स आर इज 2100। ठीक, 4 कुर्सियों और 3 मेज की जो वैल्यू है वो 4 कुर्सियों और 3 मेज की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2100 रुपए आपको दे रखी है। उसके बाद एक और कंडीशन दे रखी, कहा गया 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपए है। तो आप बताइए एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बताइए आपको कितना होगा। ठीक, तो देखिए कैसे लगाएंगे इन सवालों को। बड़ा आसान होते हैं सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आसान होते हैं, कॉन्सेप्चुअली आसान होते हैं। देखिए जब भी ऐसी कंडीशंस आपको दे रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की वैल्यू दे रखी हो, कुछ और प्रोडक्ट्स की वैल्यू दे रखी हो, और फिर उसके बाद कुछ निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जो निकालना है उस पर जरा फोकस करते हैं। जो निकालना है उसमें क्या करना है, एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य आपको निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर एक कुर्सी की जगह पर और कई कुर्सियों का मूल्य निकालना होता, 10 कुर्सियों और 20 मेजों का मूल्य निकालना होता, 4 कुर्सियों तथा 5 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य निकालना होता, ऐसा कुछ भी निकालना होता। जिनकी वैल्यू हमको निकालनी है उसमें हम गिनती अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य निकालना है ना। मतलब कुर्सी का भी इंडिविजुअली मूल्य निकालना है और मेज का भी इंडिविजुअली, मतलब अपने आप में मूल्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जिनकी वैल्यू हमको निकालनी होती है उनके एक यूनिट की वैल्यू हम मान लेते हैं। जैसे कुर्सी का मूल्य निकालना है, अब यहाँ पर तो क्योंकि एक ही कुर्सी का मूल्य निकालना है तो एक को मानेंगे ही। समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि हो सकता है कभी कभी यहाँ पर कहे एक ना कहे 7 कुर्सियों का मूल्य निकालिए, तो आपको 7 से मतलब अभी थोड़ी देर के लिए नहीं रहेगा। 7 कुर्सियों का मूल्य भी निकालना हो तब भी आप क्या करेंगे, एक कुर्सी का मूल्य मान लेंगे। कितनी भी मेजों का मूल्य आपको निकालना हो आप क्या करेंगे, एक मेज का मूल्य मान लेंगे। यानी जिन प्रोडक्ट्स की वैल्यू निकालनी है उन प्रोडक्ट्स के कितने भी नंबर की वैल्यू निकालनी हो, आप उन प्रोडक्ट्स के यूनिट की वैल्यू मान लेंगे। कुर्सी का मूल्य निकालना है तो एक कुर्सी का मूल्य आप मान लीजिए x, मेज का मूल्य निकालना है तो एक मेज का मूल्य आप मान लीजिए y। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का y रुपए है। एक कुर्सी का मूल्य हमने x रुपए मान लिया, एक मेज का मूल्य हमने y रुपए मान लिया। ये मानने के बाद आप सवाल में जो कंडीशंस दे रखी हैं उस पे आ जाइए। क्या क्या दिया है, पहले 4 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य दिया है। अब आप बताइए, सोच के बताइए जरा, एक कुर्सी का मूल्य अगर x रुपए है तो 2 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 2 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 10 गुणे 2 यानी 20। 3 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। यानी एक कुर्सी की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो उससे आप 2 कुर्सी की वैल्यू, 3 कुर्सी की वैल्यू, 4 कुर्सी की वैल्यू, 5 कुर्सी की वैल्यू, कुर्सियों की संख्या जितनी है उस संख्या से एक कुर्सी के मूल्य को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरी वैल्यू आ जाएगी। अगर एक कुर्सी का मूल्य 10 रुपए है तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुणे 4, 10 गुणे 4, ये तो हो जाएगा। यहां पर क्या कहा गया है, एक यहां पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे,
4 कुर्सियों और 3 मेज का टोटल मूल्य 2100 रुपए है। तो आप बताइए सबसे पहले 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी का मूल्य है x, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा 4 गुणे x। एक मेज का मूल्य है y, एक मेज का मूल्य कितना y, तो 3 मेजों का मूल्य कितना 3y। 4 कुर्सियों का मूल्य इतना होगा 4x होगा और 3 मेजों का मूल्य 3y होगा। और सवाल कह रहा है कि 4 कुर्सियों और 3 मेज का टोटल मूल्य कितना है 2100, यानी 4 मेजों और 3 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य अगर मिला दीजिए आपस में तो ये कितना हो जाएगा 2100। बताइए अगर यहां तक ना समझ में आया हो। सबसे जरूरी चीज बस सवाल की यही है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे वो सारे बड़ी आसानी से लग जाएंगे कि इसके आगे तो आपको समीकरण ही सॉल्व करनी है। बस इक्वेशन बनाना ये महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना जरूरी है, इसको बिल्कुल आप इग्नोर अवॉइड नहीं कर सकते। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, 4 कुर्सियों और 3 मेज का मूल्य आपको 2100 रुपए दे रखा है। क्योंकि आपने एक कुर्सी का मूल्य x रुपए माना है, तो एक कुर्सी का मूल्य अगर x रुपए होगा तो 2 कुर्सियों का मूल्य 2x होगा, 3 कुर्सियों का मूल्य 3x होगा, 4 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4 कुर्सियों की वैल्यू कितनी 4x हो गई। इसी तरीके से 3 मेजों का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य y है, 2 मेजों का मूल्य 2y होगा और 3 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो 4 कुर्सियों का मूल्य 4x हो गया, 3 मेजों का मूल्य 3y हो गया। और सवाल कह रहा है कि इन दोनों का एक साथ मूल्य 2100 रुपए है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो 2100 के बराबर हो जाएगा, यही सवाल कह रहा है। तो 4x + 3y = 2100 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगली बात पे जाते हैं। प्रश्नानुसार ये शर्त बन गई। एक बार लिख लिए अगेन, यानी कि पुनः, अगेन ही लिख लीजिए। अगेन क्या होगा, इस बार क्या गया 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य अगर मिला दिया जाए आपस में तो कितना हो जाएगा 1750। 5 कुर्सियों और 2 मेजों की जो वैल्यू होगी, टोटल जो प्राइस होगा वो 1750 है। तो फिर वही बात, एक कुर्सी की वैल्यू कितनी है x, 5 कुर्सियों यानी 5 चेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, एक मेज की वैल्यू है y और 2 मेजों की वैल्यू हो जाएगी 2y। इन दोनों को अगर आप मिला दीजिए तो सवाल कह रहा है कि ये 1750 हो जाएगा। यहां तक बात आई होगी समझ में। आपसे कहा गया एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताइए, तो एक कुर्सी का मूल्य आपने x माना है और एक मेज का मूल्य आपने y माना है। एक कुर्सी का मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा आंसर, यानी x y, मतलब फाइनली x और y आपको निकालना है। x और y निकालने का मतलब x और y में एक समीकरण और x y में दूसरी समीकरण, इन दोनों को सॉल्व करके x y निकालना है। तो अब देखिए सवाल पुराना बन गया। x और y में 2 समीकरण है, 2 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। x 2 वेरिएबल्स में अगर 2 इक्वेशंस दे रखी हो तो उनको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं आपके पास। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए आप और वो वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में रख दीजिए आप, ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे जो ठीक तरीका होता है वो एलिमिनेशन मेथड, मतलब ठीक का मतलब आंसर सबसे सही आएगा, मतलब सबसे ज्यादा जो एप्लीकेबल, सबसे ज्यादा जो आसानी है रहती है जिसको लगाने में, वो एलिमिनेशन मेथड रहता है, विलोपन विधि। यानी 2 में से किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करिए आप, काटिए, जो बचेगा उसका मान निकलेगा, उसकी सहायता से दूसरी वैल्यू निकलेगी। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। क्या है एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड कहता है कि x और y दोनों में से किसी एक पद को, किसी एक टर्म को, या तो x वाले टर्म को या y वाले टर्म को, किसी एक टर्म को दोनों इक्वेशंस में बराबर करना पड़ता है। अगर x को बराबर करना चाहते हैं आप तो x का कोफिशिएंट जो इसमें हो, x का कोफिशिएंट जो इसमें हो, दोनों बराबर होने चाहिए। y को करना चाहते हैं तो y के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए एक तरीका आपको बताया गया है। क्या किया जाए, इसमें मान लीजिए हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, y को इक्वल करके काटना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y का जो भी गुणांक है, जो भी कोफिशिएंट है, उस गुणांक से, उस कोफिशिएंट से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
और इक्वेशन नंबर 2 में y का जो कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दो नई समीकरणें बनेंगी। अगर ये वाला निशान और ये वाला निशान मतलब y के गुणांकों को अगर आप बराबर कर रहे हैं तो ये वाला देखेंगे, अगर x के गुणांकों को बराबर कर रहे हैं तो ये वाला देखेंगे। हम क्योंकि y को कर रहे हैं तो ये वाला निशान और ये वाला निशान अगर अलग अलग हैं तो दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे, और अगर ये वाला निशान और ये वाला निशान सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बात क्लियर? तो ये इतना काम किया जाता है। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली समीकरण में जो y का गुणांक है उससे, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहली में जो गुणांक है उससे, और क्योंकि दोनों निशान यहां सेम है प्लस प्लस तो समीकरणों को माइनस कर देंगे। देखिए नई इक्वेशंस बना के लिखे वहां। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 4200। फिर इसको 3 से करेंगे तो 15x प्लस 6y, और 3 से करेंगे तो ये 0 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 3 सते 21 और 1 22 हो गया, और 3 इक्कम 3 और 2 5 हो गया। माइनस करना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, निशान बदल जाते हैं। 6y प्लस का 6y माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 15x और प्लस का 8x, तो 8 7 15 माइनस का 7x बचा इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए आप तो 5250 में से 4200 जाएगा, तो 5200 में से 4200 गया, 1000 बचा और 50 ये माइनस का 1050। x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1050 बटे में 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू काट देंगे आप, 7 इक्कम 7 7 पचे 35 0, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 4 इंटू 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 15 चक्कू 60 600, y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1500, इसमें से 600 गया 1500 बचा बटे 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पचे 15, ये y की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x क्या था, एक कुर्सी का मूल्य, और y क्या था, एक मेज का मूल्य। तो लिखेंगे आप, अतः सो एक कुर्सी का मूल्य बराबर 150 रुपए और एक मेज का मूल्य बराबर 500 रुपये। ये आपका हो गया आंसर, इसको लिख लीजिए। इस तरीके के सवाल आपको अब मिलने हैं और वही लगाने हैं। इसको लिखिए और फिर अगला सवाल लगाते हैं। देखिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अब अगले कुछ बहुत सारे ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको आप लगाइएगा। अगला देखें,
दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। लिखें क्वेश्चन। दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटाया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो उसके अंक पलट जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक चीज आप जान लीजिए, जो संख्या के सवाल होते हैं उनको किस तरीके से लगाया जाता है। एक बात समझ लीजिए आप, जब भी आपसे दो अंकों की एक संख्या की बात की जाए, किसकी बात की जाए? दो अंकों की एक संख्या की बात की जाए, तो सबसे पहले आप ये, क्योंकि दो अंकों की संख्या की जब भी आपसे बात की जाए, कोई ऐसी संख्या जो दो अंकों से मिलकर बनती है, जब भी ऐसी किसी संख्या की बात की जाएगी तो उसमें दहाई और इकाई के अंक की बात की जाएगी। ठीक है, दहाई और इकाई का अंक, क्योंकि दो अंकों की संख्या जैसे मान लीजिए 84 लिखी हुई है, तो दो अंकों की संख्या में क्या होगा? एक इकाई होगा और एक दहाई होगा, एक वंश होगा, एक टेंस होगा, ऐसा होता है। तो दो अंकों की संख्या जिन दो अंकों से मिलकर बनी होती है, उन दोनों में से एक इकाई होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो जब भी दो अंकों की एक संख्या की बात की जाएगी तो सवाल में आगे इकाई के अंक और दहाई के अंक की बात जरूर की जाएगी, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशंस आपको दे रखी होंगी। इसलिए जो दो अंकों की संख्याएं आप जनरली पढ़ते चले आए हैं, उनकी जो कुछ थोड़ी सी विशेषता होती है वो आप जान लीजिए, और उसी विशेषता के आधार पर आपको सवाल हमेशा आगे लेके जाना है। जैसे मान लीजिए दो अंकों की संख्या ये है 184, तो आप किसी भी दो अंकों की संख्या को ध्यान से देखिए, जैसे वो बनती है, दो अंकों की किसी भी संख्या के बनने में उसका एक कॉमन बेस छुपा हुआ होता है, जो सारी की सारी दो अंकों की संख्या में एक चीज कॉमन होती है, जिस कॉमन चीज के आधार पर वो बनती है, वो कॉमन चीज आप निकाल लीजिए और उसी को आपको बेस बना के हमेशा सवाल लगाने हैं। जैसे 84 है, तो 84 एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 84 का मतलब है 10 × 8 + 4। जो भी दो अंकों की संख्या आप जानते हैं, सबको आप इकाई का अंक और दहाई का अंक सब में अलग करने की कोशिश करिए, और अलग करने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है आपको। जैसे 84 को अगर आप 84 का 8 अलग लिखना चाहें, 4 अलग लिखना चाहें, तो यही एक तरीका है लिखने का कि 8 × 10 + 4, कुल मिला के कितना हुआ? 84। और 8 और 4 वाले टर्म अलग अलग हो गए। इसी तरीके से मान लिया आपके सामने लिखा हुआ है 23, इसमें 2 और 3 को आप अलग करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे बताइए? कुछ ऐसा करिए, 2 और 3 के साथ ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो कुछ ऐसा करिए कि इस जो ओवरऑल सॉल्यूशन बने वो वापस 23 बने, लेकिन 2 और 3 अलग अलग रहें। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 2 + 3 मतलब 20 + 2 = 23 हुआ, और ये दहाई का अंक अलग हुआ, ये इकाई का अंक अलग हुआ।
ऐसे और कोई देख ले, जैसे 45 है, क्या लिखोगे? इकाई, ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक गुणे 10, क्या हो 10 चक्कू 40 प्लस 5 45। यानी कहने का मतलब ये है, दो अंकों की संख्या जो है उस संख्या को अगर आप उसके विस्तृत रूप में लिखना चाहें, उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें या उसकी बेसिक फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा? 84 को मतलब उस संख्या को कैसे लिखेंगे? इकाई का अंक अलग कर देंगे और प्लस दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी दो अंकों की संख्या का जो वो होता है, जनरल फॉर्म होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, यही तो होगी इसकी जनरल फॉर्म। ये एग्जांपल्स जो आपने लिखे हैं, इन एग्जांपल से क्या निकल के आया है कि किसी भी दो अंकों की संख्या का जो जनरल फॉर्म होगा, जो व्यापक रूप होगा, वो क्या होगा? 10 गुणे दहाई का अंक है और प्लस इकाई का अंक। अगर आप दहाई के अंक को x मान लें और इकाई के अंक को y मान लें तो यानी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। दुनिया की सारी दो अंकों की संख्याएं जो हैं वो किस रूप की होंगी? 10x प्लस y, जहां पर x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। इसमें हम क्या करेंगे? x की जगह कोई भी नंबर रखें, y की जगह कोई भी नंबर रखें। जैसे x की जगह मान लो आपने 4 रख दिया और y की जगह आपने 3 रख दिया, तो संख्या आपकी क्या हुई? जैसे क्योंकि x आपने दहाई का अंक माना है, x दहाई का अंक माना है और y इकाई का अंक माना है, तो अगर x बराबर 4 हो, y बराबर 3 हो, तो संख्या आपकी कितनी होनी चाहिए? कितनी आएगी? 10 चक्कू 40 प्लस 3 43 हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो अंकों की संख्या अगर है तो उसमें इकाई और दहाई के अंकों को अलग अलग करने के लिए आप उस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं, जहां पर x दहाई का अंक होगा और y इकाई का अंक होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसी आधार पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी दो अंकों की संख्या आपको माननी हो अगर, तो आप हमेशा क्या मानेंगे? 10x प्लस y। 10x प्लस y एक दो अंकों की संख्या है जिसमें x दहाई का अंक है, जो 10 के साथ है वो दहाई का अंक है, जो अकेला है वो इकाई का अंक है। तो 10x प्लस y एक दो अंकों की संख्या है जिसमें x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। यहां तक बात समझ में आई? अब बस इसी आधार पर हम लगाएंगे सवाल। और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत होता है, दो अंकों की संख्या वाला, दहाई इकाई के अंक वाला। अब सवाल में देखिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जो भी कंडीशंस दे रखी हैं उनको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लें। क्या लिखेंगे? माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा गया सवाल में? एक दहाई और इकाई का अंक हमने नहीं, पहले संख्या लिखेंगे, इसलिए संख्या। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, इसलिए संख्या क्या होगी? देखिए, जिस संख्या के एक दहाई का अंक आपने x माना है और इकाई का अंक आपने y माना है, वो संख्या क्या होगी? क्या होता है? ये हुआ दहाई का अंक और प्लस ये हुआ इकाई का अंक, ऐसे ही तो लिखा जाता है। और दहाई का अंक जो होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साथ में क्या हो गया? 10। तो संख्या क्या होगी? 10x प्लस y। समीकरण बना के छोड़ दीजिए। अब प्रश्नानुसार आइए। प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यानी दहाई के अंक और इकाई के अंक में एक कंडीशन दे रखी है। तो ये दहाई का अंक लिखा हमने, ये इकाई का अंक लिखा। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक दूसरे का 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई किस तरफ से, किससे करें। तो पहचानने की कोशिश करिए कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। इकाई के अंक से 3 गुना कौन है? दहाई का अंक। यानी बड़ा कौन है? दहाई का अंक।
दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 3 गुना बड़ा है, और हम जब कंडीशन यूज करते हैं तो यहाँ हमको बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए आप मल्टीप्लाई गुणा किस तरफ करेंगे, इन दोनों में एक छोटा है एक बड़ा है और हमको दोनों को बराबर करना है, तो गुणा हम छोटे वाले में करेंगे तभी तो बड़े के बराबर जाएगा। भाई कंडीशन जब यूज करेंगे, इक्वेशन जब बनानी है तो हमको इन x और y में एक समीकरण बनानी है। मतलब कुल मिला के हमारा यही उद्देश्य है कि x और y की कंडीशन को यूज करके x y में एक समीकरण बनानी है। उस समीकरण को बनाने के लिए समीकरण में इक्वल्स टू होना चाहिए बीच में। इक्वल्स टू लाने के लिए मतलब दोनों पक्षों को बराबर करना है। दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए ये आपका दहाई का अंक है, ये आपका इकाई का अंक है। x आपका दहाई है, y आपका इकाई है। सवाल में कहा गया है कि इकाई और दहाई के अंक में 3 गुने का जो है संबंध है। कौन किससे 3 गुना है? अगर भाषा पढ़ के आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब भाषा पढ़ के अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई किस तरफ करें, तो भाषा पढ़कर आप ये पहचानिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये बात स्वाभाविक है। जब एक बड़ा है एक छोटा है और उन दोनों को आपको बराबर करना है, तो बड़े को छोटे के अगर बराबर करना है तो छोटे वाले को कुछ देना पड़ेगा। यहां पर हमसे कहा गया दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। इकाई के अंक से 3 गुना कौन है? दहाई का अंक, यानी बड़ा है दहाई का अंक और छोटा है इकाई का अंक। ये बड़ा है ये छोटा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको छोटे वाले में गुणा करना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी और बड़े के बराबर आएगी। तो क्योंकि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है, यानी इकाई के अंक का 3 गुना जब करेंगे तब दहाई का अंक मिलेगा। ये x = 3y, ये एक बन गया। एक कंडीशन को यूज करके एक क्वेश्चन भी बना लिए। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा समझाया क्या जा सकता है। और यह पूछेगा फिर दोबारा, यदि इस संख्या, दूसरी कंडीशन क्या है अगेन, यदि इस संख्या में 54 घटा दिया है। किस संख्या में? इस संख्या में। कहा गया यदि संख्या में 54 घटा दिया जाए, यदि इस संख्या में 54 घटा दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या में अगर 54 घटा दिया जाए, संख्या में यानी कि 10x + y में अगर 54 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। इसी संख्या के अंक पलट जाएंगे। अंक का मतलब क्या? दहाई का अंक इकाई का अंक। पलट जाने का मतलब क्या? जो इकाई का अंक था वो दहाई का बन जाएगा, जो दहाई का था वो इकाई का बन जाएगा। तो हमने जैसे ही संख्या में घटाया, हमने जैसे ही संख्या में घटा 10x + y संख्या में 54 घटाया, तो अब संख्या के अंक पलट जाएंगे। अंक का मतलब जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा और जो इकाई था वो दहाई बन जाएगा। समझ में आया होगा। अगर इस संख्या में 54 घटा दिया जाए तो सवाल कह रहा है कि जो मिलेगा वो कैसा होगा? वो संख्या के अंक पलट जाए ऐसा होगा। तो संख्या -54 अगर आप करेंगे तो आपको वही संख्या अंक उलट करके मिल जाएगी। 10x + y जो था वो 10y + x बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x y सब इधर लिए, 54 उधर लिए, तो 10x और -x इधर आएगा तो 9x हो जाएगा, और 10y माइनस में आएगा तो 9y हो जाएगा। 54 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा। x - y = 54/9, यानी कि x - y = 6। x का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 में x का मान कितना है? 3y। तो x का मान यहाँ रख दीजिए, 3y - y = 6, 2y = 6, y = 3। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x बराबर कितना है? 3y।
3 इंटू वाई का मतलब 3, यानी x बराबर कितना 9। हमसे कहा गया संख्या ज्ञात कीजिए, x और y निकल आए तो लिखेंगे अतः संख्या क्या है 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स का मतलब कितना है 9, y का मतलब कितना है 3, तो 10 90 और 3 93, ये आ गई आपकी संख्या, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, ये सवाल ऐसे होते हैं कि सवाल को लगाने के बाद जब आपको आंसर मिलता है तो उस आंसर को आप वहीं चेक भी कर सकते हैं, मतलब उस आंसर को छोड़ के आने की जरूरत नहीं, वहीं चेक कर लीजिए कि आपने सवाल सही लगाया है या गलत। ठीक है, तो देखिए कैसे, जो कंडीशंस आपको यहाँ दे रखी वो कंडीशंस आप इस पे अप्लाई करके देख लीजिए क्या अप्लाई हो रही है। अगर अप्लाई हो रही है तो आपका आंसर सही है। पहली कंडीशन देखिए क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी कि जो भी संख्या है उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक कितना है 9 और इकाई का अंक कितना है 3, तो बताइए दहाई वाला इकाई वाले का 3 गुना है कि नहीं है, 3 का 3 गुना करोगे तभी तो 9 मिलेगा। तो यानी कि जो पहली कंडीशन थी उसी के हिसाब से हमारा आंसर आया है। दूसरी भी सेटिस्फाई करा लीजिए, कहा गया है कि अगर संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाएंगे संख्या के, तो 54 घटा के देख लीजिए जरा, 93 में से 54 घटाइए कितना बचेगा, 13 में से 4 गया कितना बचा, 13 में से 4 गया 9 बचा, और उसके बाद यहाँ कितना बचा 3 बचा। 93 में से हमने 54 घटाया तो कितना बचा 39 बचा। देखिए संख्या में से 54 घटाने पर अंक पलट गए कि नहीं पलट गए, जो दहाई पे था वो इकाई पे आएगा, जो इकाई पे था वो दहाई पे आएगा। बात समझ में आई? यानी अगर आप सवाल पेपर में लगाएंगे तो आप ये श्योर होके वहां से आएंगे कि आपको इस सवाल के नंबर मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं। अगर वहीं पे आपको आंसर गलत मिल जा रहा है तो दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं पे कैलकुलेशन या समझने में आपसे गलती हो गई हो, तो आंसर आप वहीं चेक कर सकते हैं। सवाल की कंडीशंस को आंसर पे अप्लाई करिए, अगर कंडीशंस लग रही हैं तो आपका आंसर सही है, नहीं लग रही तो सवाल को फिर से लगाइए। ठीक है, ये हो गया एक सवाल। अगला क्वेश्चन लगाइए। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लगा लिए 2 अंकों की संख्या वाला। दो अंकों की संख्या था, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। लिखिए एक दो अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। उसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। तो क्या करना है आपको, संख्या निकालनी है। देखिए शुरू हो जाइए उसी तरीके से, कुछ बहुत खास ऐसा है नहीं इस सवाल में भी। अगर पिछला सवाल समझ में आया तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 121 है। देखिए रफली पहले मैं समझा दूं, उसके बाद लिख के सॉल्यूशन करता हूं। कहा गया एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या यानी इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या, 1 और 10 से मिलकर बनी संख्या। एक दो अंकों की संख्या हमेशा आप क्या मानते हैं 10x प्लस वाई ही तो मानते हैं। अभी आपको बताया गया था कभी भी दो अंकों की एक संख्या माननी हो तो 10x प्लस वाई मानेंगे। तो एक दो अंकों की संख्या आपको माननी है तो आप क्या मानेंगे 10x प्लस वाई मान लेंगे। अब यहाँ पे जरा कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या है, कहा गया एक दो अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या,
ये संख्या है और इसके अंकों को अगर उलट दीजिए तो एक और संख्या बनेगी। उलट देने का मतलब क्या, इकाई की जगह दहाई कर दीजिए और दहाई की जगह इकाई कर दीजिए, तो इसके अंकों को उलट कर एक संख्या बनेगी 10y + x, ये बन जाएगी। ये संख्या हो गई, ये संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या हो गई। सवाल कह रहा है कि 1-2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, जो संख्या दे रखी वो और अंकों को पलट देने पर जो नई संख्या बनी वो, उन दोनों का योग, दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए तो सवाल कह रहा है वो 121 के बराबर है। यहां से एक इक्वेशन आपकी बनेगी। फिर उसके बाद अगली कंडीशन कहा गया उसके दोनों अंकों का अंतर। अंक क्या है, x और y, इकाई का अंक है क्या है, इकाई का अंक क्या है 10x + y, इकाई का अंक है y और दहाई का अंक है x, तो अंक है x और y। सवाल में कहा गया अंकों का अंतर 3 है, यानी x और y का अंतर 3 है, ये समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी, वो 10x + y में रख देंगे, संख्या मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा, लगा डालिए फटाफट। देखिए सबसे पहले क्या करें, माना संख्या, सीधे आप क्या मानिए, संख्या मानिए, 10x + y संख्या है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या प्लस संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या बराबर 121। संख्या और उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या, दोनों का योग 121 है, ये सवाल कह रहा है। 10x और x मिलके हो गया 11x, y और 10y मिलके हो गया 11y = 121। 11 कॉमन मिल जाएगा, x + y = 121/11, x + y = 11, समीकरण नंबर 2। फिर से प्रश्नानुसार क्या कहा गया है सवाल में, अंकों का अंतर, डिफरेंस ऑफ नंबर्स कितना दिया है, 3। अंकों का अंतर मतलब x - y या y - x, 3, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 x और y में समीकरण है, दोनों समीकरणों को देखिए अगर जोड़ दीजिए तो y प्लस का और y माइनस का कट जाएगा, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 क्या हो जाएगा, लिख लीजिए एक बार, x + y = 11 और x - y = 3, ये हम कर रहे हैं प्लस, y से y कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, ये हो गया 14, x = हो गया 7। समीकरण नंबर 2 में मान रख दीजिए, x की जगह 7 प्लस का y = 11, y = हो गया 4। हमको क्या निकालना है, संख्या, इसलिए संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, संख्या है 10x + y। 10 × x का मतलब है 7 और y का मतलब है 4, ये कितना हो गया 74। आ गया, संख्या आ गई, आंसर आ गया आपका। इसी तरीके के सवाल हैं, आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको सवाल की कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि सवाल की थ्योरी को कैसे समझ के उसको समीकरणों में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सवाल आपके लिए बड़े आसान है और बड़े इंटरेस्टिंग है। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसके और पिछले वाले दो सवाल जो आपने लगाए उसके जैसे जो भी सवाल मिले उनको आप लगाइए, और इसके आगे के और नए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।